Hi, good evening, everybody. Can I hear yes or no if I'm audible? You're audible, ma'am. Okay, cool. तो जिन लोगों ने ज्वाइन करा एक बारी चैट में अपनी ईयर बता दो कौन कौन से ईयर से हो तो दैट थोड़ा आइडिया लग जाएगा इनका. Okay, प्रखर from second year. बाकी लोग और भाई कैसे हो सब लोग? ना माइक वाइक खोल लो, आ जाओ. चैट के अलावा माइक भी खोल लो. इंटरैक्टिव सेशन है कुछ, तुमसे कोई ऐसा कुछ नहीं कह रहे हम लोग. आ जाओ, चलो. हाँ बातचीत कर लो. कॉलेज में तो तुम लोग सीनियर अभी शायद नहीं कर रहे होंगे इतना इंटरैक्ट. यहाँ हाँ. होगा. थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं. सो आई एम रिया जैन. आई एम फ्रॉम थर्ड ईयर सीएससी. आई एम सूर्य. आई एम आल्सो फ्रॉम थर्ड ईयर सीएससी. I am Prerit Agarwal from second year and I'm in the management team volunteer. Hey everyone, this is Aditi. I am a third year. I am the PR head. Hello everyone, this is Sahil, second year CSC, and today I will be teaching you OpenGL, and I am technical volunteer at GameDev. Hello everyone, this is Bhabe. I am also in second year CSE and I am with GameDev as a digital volunteer. We have others in the team too. So let's skip that part. We want to know who you are, where are you coming from. So एक थोड़ा सा बैकग्राउंड जो भी लोग यहाँ पर हैं, कौन से ईयर से हो, कौन से डिपार्टमेंट से हो, कितनी नॉलेज है C++ की. फील फ्री टू अनम्यूट. कोई इशू है तो आप चैट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. कॉलेज कैसा लग रहा है भाई, यही बता दो. ऑफलाइन कॉलेज चालू है इतने सालों बाद. सेकेंड ईयर के लिए तो पहली बार यूज चालू है. हाँ, तुम लोग के लिए तो पहली बार हुआ है. सीनियर्स को देख रहे हो, जूनियर्स को देख रहे हो, कैसा लग रहा है? जब कुछ बोलो तो मजा तो तभी आएगा. कॉलेज लेक्चर नहीं बनाना है इसको. देखो सो जाओगे नहीं तो. चलो अपने वॉलंटियर से पूछते हैं पहले. समृद्धि, यस मैम. कैसा लग रहा है कॉलेज? मैम अच्छा लग रहा है, ऑनलाइन से तो बेटर ही है. हॉस्टल में हो ना? यस मैम. क्या मजे करे अब तक हॉस्टल में? मैम हॉस्टल में अभी तो नए रूममेट्स अलॉट हुए हैं तो उन्हीं के साथ ही लाइक टाइम स्पेंड होता है. बाकी तो कॉलेज ही होता है 9 to 5. अब तो फर्स्ट ईयर आ गए होंगे तुम्हारे हॉस्टल में. आज ही आने शुरू हुए हैं. चलो बढ़िया. और लोग बताओ. लेकिन पॉइंट आउट मत कराओ. मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं यहाँ की, एक एक जने को यहाँ पॉइंट आउट करूंगी. तुम बताओ तुम बताओ. थोड़ा अपना इंट्रो दो. थोड़ा इतना बता दो बस कि कितनी नॉलेज है, ताकि फिर आगे का पेस उस हिसाब से रखेंगे. C++ का आइडिया सबको है. एक बार ये सी नो डाल दो. आई थिंक कॉलेज सिलेबस में थी तो आइडिया तो आइडिया सबको होगा स्टिल. चलो चैट में लिख दो यार, माइक नहीं खोल रहे तो आ जाओ. चैट पे लिख दो थोड़ा जितना भी नॉलेज है C++ थोड़ा बहुत जो भी है, और ये भी बता दो कि जिसके सिस्टम में विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल है या नहीं, ये भी बता दो एक बार, क्योंकि आगे हेल्प मिलेगी. इंस्टॉलेशन गाइड चाहिए तुम लोग को इसके लिए भी, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलेशन के लिए? गाइड चाहिए तो अभी बता दूंगा मैं. ज्यादा लाइक कुछ वैसा नहीं है, 1-2 मिनट का ही है. डाउनलोड होने में टाइम लगेगा. सो बेटर ये है, अगर अभी तक जिसने नहीं किया कल की वर्कशॉप से पहले कर लेना. हाँ कोई नहीं, और डाउनलोड करने में प्रॉब्लम है तो बता देना. तुम लोग को ऐसे वर्चुअली मतलब वो किस तरह शेयर कर देंगे, लाइक पेन ड्राइव वगैरह पास कर देंगे. हम्म.
ये सब सो तो नहीं गए ना देखो क्लास के बाद? कभी नींद में ज्वाइन कर लियो? ऐसा जैसे कोई कोडिंग कंपटीशन नहीं हो रहा, इंटरेक्टिव सेशन है छोटा सा। पहले थोड़ा सा स्टार्टिंग में हम भी जान लेते हैं, हम भी बता देते हैं, और लाइक तुम भी बता दो अपने बारे में थोड़ा, तो सही रहेगा आगे। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे वाला सेशन। ओके, गगन इज आस्किंग फॉर इंस्टॉलेशन गाइड। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूँ और एक बार बता देता हूँ विजुअल स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करना है। एक बार चैट बॉक्स में लिख लो अगर स्क्रीन प्रेजेंट है, और या फिर ये मैं बता दूँ एक बार। हाँ हो रही है प्रेजेंट। थैंक यू okay. गगन। इंस्टॉलेशन गाइड चाहिए ओके गगन को। ये वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ अभी। इसमें सिंपली हमें विजुअल स्टूडियो में C++ करना है, कम्युनिटी एडिशन। प्रोफेशनल एंटरप्राइज ये इंडस्ट्री के लिए होता है, कम्युनिटी जो पर्सनल यूज के लिए होता है बेसिकली। एक सेटअप से डाउनलोड हो जाएगा। नॉर्मली इसके आगे सिंपल से स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे ये इंस्टॉलर खुल जाएगा। अवेलेबल पे जाएंगे, मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे आ नहीं रहा होगा इंस्टॉल का ऑप्शन, वरना यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल इंस्टॉल हो जाएगा, तब 4 या 5 GB लगेगा। और आगे अगर कुछ दिक्कत आती है तो एक बार पूछ लेना, वरना कल की वर्कशॉप में जिनने इंस्टॉल नहीं किया है वो एक बार कर लेना इंस्टॉल। और अभी कोई डाउट्स है इसके रिलेटेड, विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कैसे करना है तो एक बार पूछ लो, वरना फिर वर्कशॉप चालू करते हैं। ओके, तो मुझे लग नहीं रहा भी कुछ डाउट है, तो एक बार कर सकते हैं शॉर्ट में। क्या लेट ज्वाइन किया था मैंने, एक बार रिपीट कर सकते हैं शॉर्ट में? हाँ ओके। मैंने इतना सा बोला था कि लाइक वर्कशॉप के लिए विजुअल स्टूडियो की जरूरत पड़ेगी, तो जिन्होंने इंस्टॉल कर रखा है वेल एंड गुड, और जिनने नहीं कर रखा अभी टाइम लग सकता है इंस्टॉल करने में। कल की वर्कशॉप से पहले इंस्टॉल कर लेना, और अगर इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार पूछ सकते हो, वरना मैंने अभी एक बार डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया। और लिंक भी मैं वापस शेयर कर देता हूँ अगर लेट ज्वाइन किया है तो। एनी मोर डाउट्स? ओके, सो बिफोर द स्टार्टिंग द वर्कशॉप एक बार वापस से छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ जो बाद में ज्वाइन किया है। माई सेल्फ साहिल जैमन, सेकेंड ईयर बीटेक CSE, और टुडे आई विल बी टीचिंग यू OpenGL। अभी मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूंगा, OpenGL के बारे में थोड़ा बताऊंगा, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा बताऊंगा, और थोड़े से FAQs डिस्कस करेंगे जो वर्कशॉप से रिलेटेड है, ताकि और थोड़ा सेशन इंटरेक्टिव रखते हैं पहले। तो जिन्होंने OpenGL के बारे में पहले सुना है, कुछ जानते हैं, या OpenGL
डायरेक्टएक्स, वुल्कन, 3D API इसके बारे में सुना है, जानते हैं, एक बार चैट बॉक्स में लिख दें या फिर एक बार माइक खोल के बता दें। जिन्होंने नहीं सुना है वो चैट बॉक्स में लिख के चलो। हाँ, जिन्होंने नहीं सुना है वो लिख दें, और कोई से डरने की बात नहीं है, एकदम स्टार्टिंग से स्क्रैच से बताऊंगा मैं। सर ये विजुअल स्टूडियो लिनक्स के लिए नहीं आता है क्या? आई नहीं ब्रो, थिंक दोनों के लिए विजुअल होता स्टूडियो है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या फिर उसके लिए मैक ओएस के लिए। दोनों पर चलता है, लिनक्स पर भी चलता है, विंडोज पर भी चलेगा, किसी भी ओएस पे चल जाएगा। ओके, हाँ उसका फिर वो वर्जन डाउनलोड कर लेना उस हिसाब से। ओके, कुछ लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने नहीं सुना। ओके, सही है, एक बार मैं स्क्रैच से बताऊंगा स्टार्टिंग से। सो पहले थोड़े एफएक्यूज डिस्कस कर लेते हैं इस वर्कशॉप से रिलेटेड। सो बेसिकली वर्कशॉप का नाम क्या है? एक्सप्लोरिंग गेम इंजन। हम इस वर्कशॉप में गेम इंजन के बारे में जानेंगे अच्छे से, एकदम स्क्रैच से। पहला एफएक्यू, व्हाट आर गेम इंजन? ठीक है, गेम इंजन इज अ डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर यूटिलाइजिंग फ्रेमवर्क टिपिकली ऑफरिंग अ सूट ऑफ टूल्स एंड फीचर फॉर डेवलपिंग गेम्स। सिंपली पढ़ के समझ में आ रहा है, बहुत सारे टूल्स फ्रेमवर्क्स का कलेक्शन होता है जिनको यूज करके हम गेम्स बनाते हैं। सुना होगा सबने अनरियल इंजन, यूनिटी इंजन। क्या होता है? बहुत सारे टूल्स होते हैं, ठीक है, उनको यूज करके गेम्स बनते हैं। और बेसिकली गेम इंजन्स के बहुत सारे सब इंजन्स होते हैं, जैसे रेंडरिंग इंजन हो गया जो तुम्हारा ग्राफिक वाला पार्ट संभालता है, फिजिक्स इंजन हो गया जो तुम्हारा कोलिजन डिटेक्शन संभालता है, साउंड हो गया, स्क्रिप्टिंग हो गया, एनिमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो तुम्हारे अभी लेटेस्ट गेम है, किसी ने खेला होगा रेड डेड रिडेम्पशन, उसमें जो एआई का यूज हुआ है वो एकदम फैंटास्टिक है। तो वो हर गेम इंजन पे डिपेंड करता है कि किसी गेम इंजन का रेंडरिंग वाला पार्ट अच्छा हो सकता है तो विजुअली काफी अच्छा लगेगा, किसी गेम इंजन का एआई वाला पार्ट अच्छा हो सकता है, किसी गेम इंजन का फिजिक्स इंजन अच्छा होता है, जैसे वॉच डॉग्स 2 है और असैसिन क्रीड है, उनके फिजिक्स इंजन काफी अच्छे हैं। So, ऐसे गेम इंजन पे बहुत मल्टीपल सब इंजन होते हैं, और इस वर्कशॉप में हम बेसिकली सबसे ज्यादा फोकस रहेगा रेंडरिंग इंजन के ऊपर, क्योंकि हम रेंडरिंग के ऊपर काम लेंगे, ग्राफिक्स एपीआई के ऊपर बात कर रहे होंगे। रेंडरिंग क्या होती है? एक चीज होती है रियल टाइम रेंडरिंग, एक होता है तुम एक इमेज को डिस्प्ले कर रहे हो, और एक होता है तुम इमेज को एकदम स्क्रैच से बना के सीरीज ऑफ प्रोसेसेस के थ्रू पास करवा के उसको ग्राफिक कार्ड की मदद से तुम डिस्प्ले करते हो स्क्रीन पे, उसे बोलते हैं रेंडरिंग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, गेम इंजन प्रोग्राम कैसे होते हैं? सबके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। गेम इंजन है, अनरियल है, यूनिटी है, एक्चुअली में बनते कैसे हैं? मोस्टली गेम इंजन सी या सी प्लस प्लस में प्रोग्राम होते हैं, जैसे अनरियल है पूरा सी प्लस प्लस में बना हुआ है, यूनिटी है, यूनिटी का जो रेंडरिंग वाला पार्ट है, जो रेंडरिंग इंजन है, जो ग्राफिक्स संभालता है, वो सी प्लस प्लस में बना हुआ है। और सेकंड थिंग जो है ग्राफिक एपीआई। ग्राफिक एपीआई जैसे डायरेक्टएक्स, ओपनजीएल और वुल्कन। वुल्कन क्या है? ओपनजीएल का एक अपग्रेडेड वर्जन है जो न्यूअर गेम्स में काम में लेते हैं, जैसे रेड डेड रिडेम्पशन 2 में वुल्कन यूज हुआ है, जो न्यूअर गेम्स में काम में लेते हैं। सो हम अभी ओपनजीएल के बारे में पढ़ेंगे। ओपनजीएल के बारे में अब जान लेते हैं, क्योंकि बेसिकली पूरी जो वर्कशॉप होगी जो इसी के अराउंड चलेगी। ओपनजीएल ओपनजीएल है क्रॉस लैंग्वेज क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई क्या होती है? आई गेस ये टर्म तो सबने सुना ही होगा, एपीआई। एपीआई बेसिकली क्या होती है? जो तुम्हारा हार्डवेयर होता है, जैसे तुम्हारा जो सीपीयू हो गया, जीपीयू हो गया, वो और जो सॉफ्टवेयर होता है उन दोनों को लिंक करती है। तुम सॉफ्टवेयर कुछ लिखोगे, उससे तुम्हारे हार्डवेयर में कुछ चीज रन होती है, वो एपीआई के थ्रू होता है। तो ओपनजीएल एक एपीआई है जो तुम्हारे ग्राफिक कार्ड के लिए यूज होती है, 2D 3D वेक्टर ग्राफिक्स को रेंडर करने के लिए। द एपीआई इज टिपिकली यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो ओपनजीएल है वो एपीआई जो तुम्हारे ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट से इंटरेक्ट करेगी। सेकंड पॉइंट, ओपनजीएल क्रॉस प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी है जो तुम्हारे मोबाइल में भी चलती है, मैक के लिए भी चलती है, लिनक्स के लिए भी अलग से आती है, वेब के लिए भी अलग से आती है, वेबजीएल करके, एंड्रॉइड्स के लिए आती है ओपनजीएल ईएस एम्बेडेड सिस्टम करके, और जो तुम्हारे पीसी हैं उनके लिए आती है नॉर्मल ओपनजीएल करके। तो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है, और इसका जो यूज होता है वो गेम्स में होता है, सीएडी कैड सॉफ्टवेयर में होता है, तुम्हारा जो ऑटो कैड सॉफ्टवेयर है उसमें भी ओपनजीएल का यूज होता है।
एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें भी OpenGL का यूज होता है। डेटा विजुअलाइजिंग एप्लीकेशन या सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली, उन सब में OpenGL का यूज होता है। अब बात यह है, मार्केट में बेसिकली 3 मेजर APIs है, डायरेक्टएक्स, OpenGL और वुल्कन। OpenGL ही क्यों पढ़ रहे हैं, डायरेक्टएक्स क्यों नहीं पढ़ रहे? सिंपली OpenGL सबसे इजीएस्ट है, इसके रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल हैं और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, तो एक बार इसको पढ़ लोगे तुम्हारे वेब डेवलपमेंट में भी काम आ जाएगी, तुम्हारे एंड्रॉइड के लिए जो गेम्स बनाते हो उसमें भी काम आ जाएगी, तुम्हारे डेस्कटॉप के सॉफ्टवेयर बनाओगे उसमें भी काम आ जाएगी। दूसरा, OpenGL इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि रेंडरिंग इंजन्स एकदम स्क्रैच से कैसे बनते हैं। तो उसको जानने के लिए हमें एकदम स्क्रैच से, एकदम नीचे से पढ़ना पड़ेगा कि कैसे प्रोग्रामिंग होती है, कैसे गेम इंजन, कैसे रेंडरिंग की जाती है, कैसे एक जो गेम तुम देखते हो जो विजुअली बहुत अच्छा दिखता है, इसमें उसको कैसे बेसिकली प्रोग्राम किया जाता है। और तीसरी चीज हम पढ़ेंगे रेंडरिंग पाइपलाइन के बारे में। रेंडरिंग पाइपलाइन एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर ग्राफिक्स का। रेंडरिंग पाइपलाइन बेसिकली क्या है, एक सीरीज ऑफ प्रोसेसेस होते हैं, बेसिकली 9 प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू तुम्हारी रेंडरिंग होती है और फाइनली एक इमेज डिस्प्ले होती है स्क्रीन पे। तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और सबसे फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब तुम सब यहाँ पे वर्कशॉप में आए हो, अब तुम ऐसे तो आए हो नहीं होगे कि ठीक है एक नई चीज पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब ये पढ़ क्यों रहे हैं, आगे कुछ एडवांटेज तो होना चाहिए। अब तुम यहाँ पे अपना 1.5 घंटा लगाओगे तो तुम कुछ ऐसा सीखना चाहते हो जो तुम्हारे आगे काम आए, अपनी CV में एटलीस्ट तुम उसको रख पाओ और आगे तुम्हारी जॉब अपॉर्चुनिटी से काम आए। सो बेसिकली अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे लास्ट में मैंने लिखी है, बट उसको अच्छे से देखते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज मैं एक बार लिंक खोल लेता हूँ, सबको विजिबल है? ये तो बता दो, आई गेस होगी। हाँ विजिबल। ओके, सो OpenGL से रिलेटेड जॉब्स देखते हैं एक बार। जॉब्स बेसिकली किस फील्ड में हो सकती है? गेम इंजन डेवलपमेंट। अभी रिसेंटली इंडिया में देखें तो काफी ज्यादा जो बड़े बड़े गेम स्टूडियोज हैं वो इंडिया में अपनी ब्रांचेस खोल रहे हैं। जैसे रॉकस्टार ने खोल रखी है, यूबीसॉफ्ट पुणे जो बेसिकली अभी प्रिंस ऑफ पर्शिया डेवलप कर रहा है वो है, तो वहां पे बेसिकली जॉब्स खुली हुई है। OpenGL प्रोग्रामर्स इंडिया में काफी कम मिलेंगे, बाहर क्योंकि गेम इंडस्ट्री काफी ज्यादा लार्ज है वहां पे ज्यादा होते हैं, बट इंडिया में धीरे धीरे इसकी डिमांड बढ़ रही है। काफी अलग अलग लाइक इंडस्ट्रीज में काम होता है, जरूरी नहीं सिर्फ गेमिंग इंडस्ट्री में होगा। मैं जैसे बताया था कि CAD सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड में वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर सब में काम में आते हैं। तो जॉब्स काफी ज्यादा अवेलेबल होती है, इंटर्नशिप से मिल जाती है। नॉर्मली देखते हैं जैसे एक जॉब खोली मैंने, तुम देखोगे यहाँ पे साफ साफ लिखा रहेगा कि एक्सपीरियंस इन ग्राफिक प्रोग्रामिंग यूजिंग आइदर डायरेक्टएक्स, OpenGL और ये बाकी ये 2 भी होते हैं, ये विंडोज की होती है। सो यूज है इसका OpenGL का, ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ लोगे आगे कुछ काम नहीं आएगा या एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। इसका यूज है, इसका आगे फ्यूचर में इंडिया में भी स्कोप बढ़ रहा है जो ग्राफिक प्रोग्रामिंग है उसका। वरना तुम बेसिकली चेक कर सकते हो, यूबीसॉफ्ट की वेबसाइट है यूबीसॉफ्ट पुणे, उधर जाके चेक कर सकते हो। एक बार सारे FAQs हो गए। अगर इसके अलावा तुम्हें कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, चैट बॉक्स में लिख लो या माइक खोल के एक बार पूछ लो। OpenGL से रिलेटेड या OpenGL अभी भी किसी को समझ में नहीं आया कि बेसिकली है क्या, तो एक बार पूछ लो, वरना फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सर एक और बार रिपीट कर दीजिए। कौन सा वाला पार्ट, या स्टार्टिंग से थोड़ा? अभी सर लेट ज्वाइन किया था, स्टार्टिंग से थोड़ा सा बता दीजिए। ओके, तो एक बार OpenGL के बारे में वापस से बता देता हूँ। OpenGL सिंपली क्या है, क्रॉस लैंग्वेज क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेरेंस है जो 2D और 3D ग्राफिक्स को रेंडर करने के काम आती है। API क्या होता है, जो तुम्हारा ग्राफिक कार्ड है उसके अंदर हम प्रोग्राम लिखेंगे। नॉर्मली जब तुम कोड करते हो CPU में रन होता है, बट जब हम OpenGL में कोड करेंगे वो तुम्हारी GPU में रन होएगा। तो हम
इस समय जीपीयू की बात कर रहे होंगे, ना कि सीपीयू की। दूसरा, ओपन एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी है। इसको तुम मोबाइल में, वेब डेवलपमेंट में, पीसी में भी, लिनक्स में भी आता है, मैक में भी है, विंडोज में भी है, सब जगह यूज कर सकते हैं। इसका जो कॉमन यूज है वो गेम्स में, डेटा विजुअलाइजिंग एप्लीकेशंस में, सिमुलेशन एप्लीकेशंस में, ऑटोकैड हो गया, तुम्हारा एडोबी प्रीमियर प्रो हो गया, जितने भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है सब में यूज होता है। और फिर मैंने जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया था कि ओपन में जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है। और कुछ डाउट? नो सर। ओके, सो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक बार ब्रीफ देख लेते हैं कि आज जो हमारा डे 1 है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम हमारा जो विजुअल स्टूडियो है, जो इंस्टॉल जिनने कर लिया, वरना जिनने नहीं किया कल जरूर से कर लेना। आज उसमें हम हमारा ओपन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे। फर्स्ट थिंग है सेटिंग GLEW लाइब्रेरीज के बारे में जानेंगे। थर्ड, C++ में एक विंडो क्रिएट करेंगे। फोर्थ, वर्टेक्स ऑफ फ्रैगमेंट शेडर्स बनाएंगे। और फिफ्थ, जो सबसे लास्ट चीज होगी आज की वर्कशॉप की, वो एक ट्राइंगल हम रियल टाइम में रेंडर करेंगे स्क्रीन पे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेटिंग अप एंड ओपन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। विजुअल स्टूडियो जाओ, डबल क्लिक करो, उसको खोलो, एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। या फिर इससे पहले मैं एक बार थोड़े मेरे खुद के प्रोजेक्ट शोकेस कर लेता हूँ कि एक बार तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि ओपन से क्या क्या बन सकता है, और मैंने खुद एक छोटे से टाइम में क्या क्या बना लिया था। सो एक मैं अपना प्रोजेक्ट बताता हूँ पहले। तो ये एक मेरा प्रोजेक्ट है जो जब मैं ओपन सीख रहा था तो मैंने इसको डेवलप किया था। ये बेसिकली क्या है, एक मॉडल है, जो मॉडल तुम्हारे ब्लेंडर या फिर नेट पे मिल जाते हैं, उसे लोड करता है। और ये तुम्हारी जो दिख रही है क्यूब से, ये लाइट्स हैं, पॉइंट लाइट्स। तो तुम देखोगे कि इस पर जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है और जो सारी चीजें, ये सब बेसिकली C++ में कोडेड है। ये मेरा खुद का गेम इंजन है। जो ये शैडो वाला पार्ट हो रहा है सब लाइक खुद से कोड लिखा है और खुद से किया है। सो बेसिकली ऐसा कुछ तुम बना सकते हो, इससे भी ज्यादा बना सकते हो। GUI भी ऐड कर सकते हो तुम। जो नॉर्मल मॉडल लोडिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, विंडोज का खुद का भी आता है 3D व्यूअर, वैसे सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो। उसमें तुम खुद की लाइटिंग्स डाल सकते हो। और जैसे मैंने पीछे बैकग्राउंड लगा रखा है, इसको स्काईबॉक्स बोलते हैं बेसिकली। तो इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। बट आज की वर्कशॉप बेसिकली एकदम एकदम बिगनर लेवल की होगी। एकदम C++ से स्टार्ट करेंगे, हल्का हल्का चीजों के बारे में समझेंगे और एक ट्राइंगल रियल टाइम में रेंडर करेंगे। राइट में क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे तुम सर्च कर लेना, वरना यहाँ पे आ ही जाता है एम्प्टी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट का नाम जो आज जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं बेसिकली वो है हेलो ट्रायंगल। अब तुम सबने कोई भी कोड चीज की, पहला प्रोग्राम तुम्हारा होएगा हेलो वर्ल्ड। तो ऐसे ही जो हमारा ओपन है उसका पहला प्रोग्राम जो होता है वो उसको बोलते हैं हेलो ट्रायंगल, जो कि हम एक ट्रायंगल डिस्प्ले करते हैं बेसिकली स्क्रीन पे। प्रोजेक्ट का नाम लिख लेते हैं हेलो ट्रायंगल। तुम फोल्डर चेंज कर सकते हो, मैं बेसिकली एक फोल्डर में डाल देता हूँ। और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर देना। ये तुम्हारी एक विंडो खुल जाएगी विजुअल स्टूडियो की। इसमें दो तीन चीजें समझने की है बेसिकली। एक तो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे x86 लिखा है, ये तुम्हारा होता है सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म। तुम जो अपना प्रोग्राम है वो किस प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हो, 32 बिट या 64 बिट। सो बेसिकली जो x86 होता है इसका मतलब होता है 32 बिट उसके लिए, प्लेटफॉर्म के लिए। अभी हम डेवलप करेंगे 64 बिट के लिए, तो यहाँ से सबसे पहले चेंज कर लेना।
उसके बाद ये है तुम्हारी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। इसके बारे में आगे मैं और बताऊंगा अच्छे से। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो तुम्हारी मल्टीपल फाइल्स होती है वो मल्टीपल फोल्डर्स में जाती है। जैसे एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज होगी, हेडर फाइल्स होगी जिसमें तुम्हारी .h और .http फाइल्स जाती है, रिसोर्स फाइल्स हो गई और सोर्स फाइल्स हो गई। सबसे पहले हम एक सिंपल एक फाइल बनाएंगे। सोर्स फाइल में जाके राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू आइटम, C++ फाइल, इसको रीनेम कर देते हैं main.cpp। ये तुम्हारी फाइल क्रिएट हो गई। main.cpp बेसिकली इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें हमारा मेन फंक्शन होएगा। बहुत सारी सोर्स फाइल हो सकती है तुम्हारे प्रोग्राम में, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोर्स फाइल हो सकती है, बट जो C++ में बेसिक रूल होता है तो तुम्हारा मेन फंक्शन से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो मेन फंक्शन जिस फाइल में होएगा उस फाइल को मैं बेसिकली main.cpp नेम देता हूँ। इसमें एक सिंपल सा मैं फंक्शन बना देता हूँ। तो फिर क्या है, फंक्शन बना दिया, मेन रिटर्न 0 करा दिया, उसको एक बार रन कर देंगे। इससे एक बार हमारा जो पूरा जो सॉल्यूशन होगा वो प्रिपेयर हो जाएगा। ये रन हो गया, रिटर्न हो गया, कुछ एरर नहीं आएगा। इसका बेसिकली मतलब है C++ कंपाइलर सही से काम कर रहा है और आगे हम जा सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो करनी है वो जो यहाँ पे जो लिखा है राइट में सॉल्यूशन, इस पे राइट क्लिक करने, ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, इस चीज को पहले समझते हैं। ये जो प्रोजेक्ट बनाया था हमने हेलो ट्रायंगल करके, इसका फोल्डर बनाए। इसके अंदर एक और फोल्डर है हेलो ट्रायंगल करके, इसके अंदर हमारी मेन फाइल है, और इससे पहले जो फोल्डर है जिसमें हमारी .sln फाइल है। जो SLN फाइल होती है बेसिकली विजुअल स्टूडियो की फाइल होती है, जो तुम्हारे पूरे प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर। सो पहला काम हमने कंप्लीट कर लिया, OpenGL डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप कर लिया। सेकंड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, GLEW और GLFW क्या होता है इसको समझना। सो सबको विजिबल है अच्छे से? Yes. आई थिंक विजिबल होगा। सो GLFW क्या है? GLFW is a lightweight utility library for OpenGL. GLFW stand for Graphics Library Framework. It's provide programmable ability to create and manage Windows OpenGL context as well as handle joystick, keyboard and mouse input. बेसिकली लाइब्रेरी क्या करती है, हमें विंडो बनाने के लिए मतलब विंडो बनाने के लिए यूज करते हैं, उस जिसमें हमारी रेंडरिंग करते हैं। ये पहला काम हो गया। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम हो गया इनपुट हैंडलिंग करना। जो तुम्हारे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, उससे जो भी इनपुट आते हैं उसको हैंडल करने के लिए लाइब्रेरी यूज होती है। so, इसकी एक बार लिंक खोल लेते हैं, जो कि इस लाइब्रेरी को हमें डाउनलोड करना है। और ये लाइब्रेरी सबसे इंपॉर्टेंट है OpenGL को समझने के लिए और उसको प्रोग्राम करने के लिए। यहाँ पे ऊपर तुम्हें दिखेगा डॉक्यूमेंटेशन और डाउनलोड। एक बार मैं डाउनलोड नए टैब में खोल लेता हूँ और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी खोल लेता हूँ। लाइब्रेरी को हमें डाउनलोड करना है विंडोज की प्री कंपाइल्ड बाइनरीज। दो तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, एक होता है सोर्स को डाउनलोड करना फिर उसको कंपाइल करना, और दूसरा होता है प्री कंपाइल्ड बाइनरीज को डाउनलोड करना। तो अभी हम सिंपल करेंगे, प्री कंपाइल्ड बाइनरीज डाउनलोड करेंगे। ध्यान दिया था स्टार्टिंग में हमने जो प्लेटफॉर्म था वो 64 बिट पे चेंज किया था, तो यहाँ पे बाइनरीज भी हम 64 बिट के लिए डाउनलोड करेंगे। तो ये ध्यान रखना, नॉर्मली क्लिक करना, डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक मैं न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। ये एक्सट्रैक्ट हो गई है। सो पहले अब GLEW जो सेकंड लाइब्रेरी है उसके बारे में जान लेते हैं और फिर उसको भी डाउनलोड करेंगे, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। GLEW क्या है? एक्सटेंशन रेंगुलर लाइब्रेरी। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स एक्सटेंशन लोडिंग लाइब्रेरी है।
होता क्या है, जो तुम्हारा ओपन जीएल होता है ना, वो उसको कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे ग्राफिक कार्ड में एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड होता है। तो तुम्हारा ग्राफिक कार्ड मैन्युफैक्चरर है, चाहे तुम इंटेल का जो इंटीग्रेटेड यूज कर रहे हो, एनवीडिया का यूज कर रहे हो, या फिर एएमडी का यूज कर रहे हो, जितने भी ग्राफिक कार्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने ग्राफिक कार्ड में ओपन जीएल इंप्लीमेंट करके देते ही देते हैं। बट प्रॉब्लम क्या आती है, हर ग्राफिक कार्ड मैन्युफैक्चर होता है वो अलग अलग तरीके से बनाता है, ओपन जीएल को अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट करता है। सो हमें कैसे पता होगा कि हमें ये चीज यूज करनी है, ये चीज यूज नहीं करनी? उसके लिए बेसिकली ग्लू का यूज करते हैं। जो ग्लू लाइब्रेरी है जो हमारा काम आसान कर देती है, हम बेसिकली जो भी फंक्शन लिखते हैं उनको वो रियल टाइम में मैच कर देती है जो तुम्हारे ग्राफिक कार्ड में लिखे हुए फंक्शन होते हैं। सो अगर तुम पुराना ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हो और तुम उसमें रे ट्रेसिंग करना चाह रहे हो तो बेसिकली हो नहीं पाएगा। सो होगा क्या, तुम रे ट्रेसिंग का फंक्शन लिखोगे, ग्लू क्या करेगी, उसको मैच करने की कोशिश करेगी तुम्हारे ग्राफिक कार्ड में लिखे हुए रे ट्रेसिंग के फंक्शन से। वो मैच होएगा नहीं और वो बता देगी कि ये है नहीं। सो ग्लू का बेसिकली ये काम है, ओपन जीएल को इम्प्लीमेंट करना। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर जो रे ट्रेसिंग होती है वो सॉफ्टवेयर की चीज होती है, हार्डवेयर वाली पार्ट होगी? रे ट्रेसिंग बेसिकली सॉफ्टवेयर से इंप्लीमेंट होती है, लेकिन उसके लिए हार्डवेयर चाहिए होता है। रे ट्रेसिंग बहुत पहले से हो रही है, ऐसा नहीं कि अभी हो रही है, बट अभी उसको बोलते हैं रियल टाइम रे ट्रेसिंग। पहले क्या होता था, रे ट्रेसिंग करने में महीने लग जाते थे। तो तुम्हारी डिज्नी की जो मूवीज आती थी ना, वो उनमें यूज होती थी रे ट्रेसिंग, उनमें महीनों लग जाते थे एक एक फ्रेम को रेंडर करने के लिए। अभी गेम्स में क्या होता है, गेम्स में होती है रियल टाइम रे ट्रेसिंग। जैसे जैसे हार्डवेयर बढ़ता रहा, रे ट्रेसिंग पहले का कंसेप्ट था, बहुत पुराना कंसेप्ट है, अभी नई नई चीज नहीं है, बट रियल टाइम रे ट्रेसिंग पॉसिबल हो पा रही है अच्छे हार्डवेयर की वजह से। ओके सर। बेसिकली अब तुम सिंपली डालोगे ग्लू, ये पहली वेबसाइट खुल जाएगी। मैं एक बार लिंक भी शेयर कर देता हूँ। किसी को GLEW और GLFW में कोई भी डाउट हो एक बार पूछ लेना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है ओपन जीएल को आगे समझने के लिए। यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, बाइनरीज डाउनलोड करेंगे प्री कंपाइल। इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। सो हमारी दोनों लाइब्रेरीज डाउनलोड हो चुकी है। इनको एक बार वापस से देखते हैं। सबसे पहले, इससे पहले हमें काम करना है, वापस से विजुअल स्टूडियो खोलना है, सॉल्यूशन ये जो लिखा है इस पर राइट क्लिक करना है, ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। ये जो एसएलएन फाइल है, इसी फोल्डर में हमें एक नया फोल्डर बनाना है, एक्सटर्नल लिप्स करके। इस फोल्डर में जो हमारी अभी जो लाइब्रेरीज डाउनलोड की है उनको डालेंगे और फिर उसको लिंक करेंगे। इसमें वापस से जाना है, दो फोल्डर बनाने, GLFW, GLEW। फिर किसी भी एक फोल्डर में चल जाना, फिर दो फोल्डर बनाने, इंक्लूड और लिब। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो हमने अभी तक क्या किया, एक फोल्डर बनाया एक्सटर्नल लिब्स करके, उसके अंदर दो सब फोल्डर्स बनाए, ग्लू और GLFW। दोनों के अंदर दो सब फोल्डर्स बनाए, इंक्लूड और लिब करके। इसको ओपन रखो और जो ये जो लाइब्रेरी डाउनलोड की थी उसको अलग से ओपन रखो। अब हम एक बार ग्लू देखते हैं। ग्लू में जाएंगे, यहाँ पे दिखेगी इंक्लूड और लिब। जो इंक्लूड के अंदर है इसको कॉपी करना है, तो यहाँ पे जो ग्लू था इसके इंक्लूड के अंदर उसको पेस्ट करना है। इसमें एक बार कुछ दिक्कत आए तो वापस से पूछ लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। वापस ग्लू के अंदर जाना है। अब जो लिब के अंदर है उसके अंदर X64, वापस से 64 बिट के लिए कर रहे हैं तो X64 पे जाएंगे। ये दो फाइल से इसको कॉपी करनी है। अब इसको LIB फोल्डर के अंदर डालना है। वापस से देख लो, जो ग्लू फोल्डर है इसमें दो फोल्डर्स बनाए थे, उसमें एक में जो डाउनलोड किया था उसके अंदर जो इंक्लूड के अंदर था वो डाल दिया, और दूसरा जो लिब के अंदर जो X64 के अंदर था वो डाल दिया। एक फाइनल एक और चीज बच गई है,
जो बिन फोल्डर था इसके अंदर वापस से x64 और जो इसके DLL फाइल है इसको भी कॉपी करना है। इसको जो तुम्हारा मेन फाइल जहाँ पे है वहां पे इसको पेश करना है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि DLL फाइल्स तुमने सुना होगा, गेम्स खेले होंगे ना, तो बहुत बार दिक्कत आती है कि समथिंग DLL नॉट फाउंड। सो DLL फाइल्स काफी इंपॉर्टेंट, इसको डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी बोलते हैं DLL को। इसको आगे मैं बताऊंगा, अभी इसके बारे में इतना डीप नहीं जाएंगे। सो हमने ग्लू वाला पूरा कर लिया। अब JLFW सेम। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंक्लूड के अंदर जो है वो तो डाल देते हैं एक बार। ये आ गया। सेकंड जो ये लिखा है libvc 2015 2017 2019, ये तुम्हारा जो विजुअल स्टूडियो जो वर्जन है उसके लिए होगा। मैं अभी 2019 यूज कर रहा हूँ तो मैं 2019 वाले में जाऊंगा। तुम अगर अभी लेटेस्ट डाउनलोड करोगे तो 2022 वाला होगा, तो ध्यान रखना तुम 2022 वाले पे फोल्डर पे जाना और उसको कॉपी करना। इस पूरे को कॉपी किया यहाँ पे .lib फोल्डर में। एक सेकंड, सो एक बार इसको वापस से देख लेते हैं, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था। जो भी लाइब्रेरीज हमने डाउनलोड करी थी उनमें से जो इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा, उन्हें हमें एक दूसरे फोल्डर में डाल दिया, जो फोल्डर हमारी प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर है, एक्सटर्नल लिब्स करके। बच्चे से देख लेना। सो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट था, लिंकिंग ऑफ एडिशनल लाइब्रेरीज, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें ये इतना समझ लेना, जब भी OpenGL का प्रोजेक्ट बनाओगे तुम्हें एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को लिंक करना पड़ेगा। एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को लिंक करने का मतलब क्या होता है? सिंपली C++ क्या होती है, जैसे वो है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी जो C++ के अंदर इंप्लीमेंट होती है। अभी हम क्या कर रहे हैं, दूसरी लाइब्रेरीज को यूज कर रहे हैं, उनको हमें लिंक करना पड़ेगा प्रोजेक्ट से, ताकि उस प्रोजेक्ट को हम क्रॉस प्लेटफॉर्म बना पाए। अगर तुम किसी अपने दोस्त को दोगे वो प्रोजेक्ट, तो उसमें भी रन हो जाए। इस वजह से उनको हमें लिंक करना पड़ेगा मेरे प्रोजेक्ट से। सो एक थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, टॉप में प्रोजेक्ट में जाना है, प्रॉपर्टीज। एक बार यहाँ पे क्लिक कर लेना, हेलो ट्रायंगल पे, प्रॉपर्टीज खुल गई। इसमें जाना है C++। यहाँ पे एक बार चेक कर लेना, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, ऑल कॉन्फ़िगरेशन पे सेट हो, जो तुम्हारा प्लेटफॉर्म हो वो वापस से x64 बिट पे सेट हो। C++ में जनरल, एडिशनल, इंक्लूड डायरेक्टरीज, इस पे क्लिक करना है, एडिट पे जाना है। यहाँ पे हम लिखेंगे $, पैरेंथेसिस, सॉल्यूशन dir बैकस्लैश, और एक बार जो हमारा फोल्डर था उसको बंद कर देता हूँ। ये जो पार्ट है यहाँ तक का, इसको कॉपी कर लेंगे। एक बार देख लो अच्छे से, पेस्ट कर देंगे। पूरे को कॉपी करते हैं नीचे, यहाँ पे GLFW की जगह GLEW लिख देते हैं, उसको ओके कर देंगे, अप्लाई। वापस पूछ लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको एज सच कुछ समझने का नहीं है। बेसिकली करके आ रहे हैं, जो एडिशनल हमने लाइब्रेरी डाउनलोड किए उसे जो हमारा विजुअल स्टूडियो उसमें लिंक कर रहे हैं। सेकंड चीज है, लिंकर पे जाना है, जनरल, यहाँ पे दिखेगा तुम्हें एडिशनल लाइब्रेरी डायरेक्टरीज, यहाँ पे जाना है। सेम चीज जो मैंने कॉपी की थी यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार,
और यहाँ पे इंक्लूड की जगह मैं लिख दूंगा लिब। और GLFW को GLEW में कन्वर्ट कर दूंगा। ओके, अप्लाई। एक लास्ट स्टेप और रह गया, लिंकर में इनपुट पे जाना है, एडिशनल डिपेंडेंसीज। इसमें हमें लिखना है ओपन GL32.lib, GLFW 3.lib और GLEW 32.lib। ओके, अप्लाई। ओके, अब जो हमने लिंक किया है उसको बेसिकली हमें चेक करना है कि सक्सेसफुली लिंक हुआ या नहीं हुआ। So, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मैंने पहले बोला था कि डॉक्यूमेंट खोल के रखना, इसमें जो कोड मिला है ये बेसिकली है बॉयलर प्लेट कोड है। बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, हमें विंडो बनानी है सबसे पहला, उसके लिए हमें बार बार एक ही कोड लिखना पड़ता है। सो एक बार ये कोड कॉपी कर लेते हैं, रन कर लेते हैं, उसके बाद मैं इस कोड को पूरे को एक्सप्लेन कर दूंगा क्या क्या है और आगे एक बार देख लेते हैं। इससे बेसिकली हमें पता लग जाएगा जो हमारी लिंकिंग की है वो सक्सेस हुई पाई है या नहीं हो पाई है। अगर एक विंडो दिखती है स्क्रीन पे तो यानी लिंक हो चुका है। सो हियर वी गो, हेलो वर्ल्ड करके एक विंडो आ गई हमारे पास। तो बेसिकली जो हमने लाइब्रेरीज लिंक की थी वो सक्सेसफुली लिंक हो चुकी है। अब आगे इस पूरे कोड को मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। तो यहाँ पे एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है अभी तक। सबसे पहला पार्ट, ये जो लाइब्रेरी थी GLFW उसको हमने इंक्लूड किया है। सेकंड, मेन फंक्शन बनाए और उसके बाद ये थोड़ा सा कोड है। सबसे पहली चीज GLFW, तुम GLFW लाइब्रेरी का यूज कर रहे हो, उसके जितने भी फंक्शंस होंगे उनमें प्रीफिक्स होएगा GLFW करके, वो बताएगा कि बेसिकली GLFW लाइब्रेरी को बिलोंग करते हैं। तो GLFW विंडो एक स्ट्रक्चर है। GLFW बेसिकली लाइब्रेरी सी में लिखी हुई है, C++ में लिखी हुई नहीं है, इस वजह से यहाँ पे स्ट्रक्चर्स का यूज हो रहा है। ये स्ट्रक्चर जो है ये विंडो की प्रॉपर्टीज को होल्ड करके रखता है। जब भी हम विंडो बनाएंगे उसकी सारी प्रॉपर्टीज ये स्ट्रक्चर होल्ड करके रखेगा। तो बेसिकली हमने इस स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है विंडो करके और हमने इसको एज अ पॉइंटर लिया है। सेकेंड चीज, लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं उससे पहले, यूज करने से पहले, विंडोज क्रिएट करने से पहले हमें उसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सिंपली हमने क्या है, एक फंक्शन है GLFW init करके, इसको एक सिंपली चेक किया है। ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा अगर इनिशियलाइज नहीं हो पाई लाइब्रेरी इनिशियलाइज जब नहीं हो पाएगी जब हमने लिंकिंग में कुछ एरर किया होगा। अगर हमने इंक्लूड फाइल सही से लिंक कर ली, लिब फाइल सही से लिंक नहीं कर पाए तो लिंकिंग एरर आ जाता है। तो उसको चेक करने के लिए सिंपली इतना सा लिखा है। इसमें हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे एक मैं पहले वो ऐड कर देता हूँ आयोस्ट्रीम। एक सिंपली हमने एरर प्रिंट कर दिया। इससे होगा कि पता लग जाएगा कि क्या चीज, अगर तुम्हारा प्रोग्राम रन नहीं कर रहा तो किस वजह से नहीं कर रहा। सेकेंड चीज क्या की हमने, विंडो क्रिएट की है, उसके लिए एक फंक्शन है GLFW क्रिएट विंडो। ये बेसिकली 5 आर्गुमेंट्स लेता है। लास्ट के 2 आर्गुमेंट्स अभी हमारे मतलब के नहीं है, पहले 3 आर्गुमेंट्स काफी सिंपल है और देख के समझ में भी आ रहे होंगे। पहले 3 आर्गुमेंट, पहला आर्गुमेंट है विड्थ ऑफ द स्क्रीन, अभी लिए 640 पिक्सल। सेकंड है हाइट और थर्ड है जो टाइटल, जो तुम्हारे टॉप लेफ्ट में डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे मैं रन करके दिखाता हूँ। जो टाइटल है तुम्हारा, टाइटल क्या होगा यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इस टाइटल को मैं बदल देता हूँ हेलो ट्रायंगल। ये चेंज हो चुका। साइज बदलनी है, सिंपली तुम चेंज करोगे साइज अपने आप बदल जाएगी। साइज थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। इसमें भी वापस से चेक लगाए, बेसिकली विंडो क्या था, एक पॉइंटर था। सो
GLFW क्रिएट विंडो फंक्शन है, अगर विंडो क्रिएट नहीं हो पाई सही से तो एक नल पॉइंटर रिटर्न करेगा, वही हम चेक कर रहे हैं। विंडो क्रिएट सक्सेसफुली क्यों नहीं हो पाएगी, उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। एक सिंपल का रीजन हो सकता है किसी ने यहाँ पे माइनस लगा दिया, यहाँ पे माइनस लगा दिया, हो ही नहीं सकता नेगेटिव में स्क्रीन साइज, तो विंडो क्रिएट भी नहीं हो पाएगी, फंक्शन एंड हो जाएगा, एक एरर सा आ जाएगा जैसे अभी हुआ। यहाँ पे उसको चेक करने के लिए फिर मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दूंगा, विंडो नॉट क्रिएटेड। यहाँ पे आ रहा होगा विंडो नॉट क्रिएटेड, रीजन क्या है, माइनस साइन लगा दिया, अब सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद एक फंक्शन हमें दिख रहा होगा GLFW टर्मिनेट, जैसे हमने इनिशिएट किया था, इसे लाइब्रेरी इनिशिएट होती है, मेमोरी असाइंड होती है, ऐसे GLFW टर्मिनेट फंक्शन को कॉल करते हैं जब हमें प्रोग्राम को एंड करना होता है। उससे क्या होता है, जो भी लाइब्रेरी ने मेमोरी एलोकेट ली थी रैम में, वो सारी डीएलोकेट हो जाती है। थर्ड चीज है, ये जो लाइन लिखी है इसको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। GLFW मेक कंटेक्स्ट करंट, इसका मतलब क्या होता है, विंडो हमें एक प्रोग्राम में बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी मल्टीपल विंडोज हो सकती है, बट अभी हम किस विंडो पर रेंडरिंग करना चाह रहे हैं वो हमें बताना पड़ता है। उसके लिए हम इसको यूज करते हैं मेक कंटेक्स्ट करंट। अगर मैं यूज नहीं करूंगा तो इसको OpenGL को पता नहीं होगा कि कौन सी विंडो पर रेंडरिंग करनी है अगर मल्टीपल विंडोज है तो। सो बेसिकली इसलिए इसको लिखते हैं। अब आ जाता है हमारा लूप। ये जो लूप होता है इस चीज को बोलते हैं मेन प्रोग्राम लूप। मेन प्रोग्राम लूप क्या होता है, जब तक तुम्हारी प्रोग्राम की लाइफ टाइम होती है तब तक तुम्हारा प्रोग्राम रन हो रहा है। रन हो रहा है मतलब क्या होता है, जैसे ये है, अगर इसमें क्रॉस पे क्लिक कर दूंगा बंद हो जाएगा। तो जब तक तुम्हारा प्रोग्राम रन हो रहा है ये लूप चलता रहता है। तो बेसिकली होता क्या है, तुम्हारा प्रोग्राम ही रन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लूप चल रहा है। अगर ये लूप में हटा दूंगा होएगा क्या, एक बार इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। विंडो क्रिएट होगी, ध्यान से देखना, एकदम से बंद हो जाएगी। वापस देखना, विंडो क्रिएट हुई एकदम से बंद हो गई। तो लूप इसलिए लगाते हैं जब तक हम चाहते हैं प्रोग्राम चलते रहे, विंडो खुली रहे, और जैसे ही हम चाहेंगे कि प्रोग्राम बंद होए विंडो बंद हो जाएगी। सो व्हाइल GLFW विंडो शुड क्लोज, विंडो शुड क्लोज एक फंक्शन है जो ट्रू रिटर्न जब करेगा जब मैं यहाँ पे क्रॉस बटन दबा दूंगा। ये फंक्शन जब ट्रू रिटर्न करेगा, तो बेसिकली हम चेक कर रहे हैं जब तक ये ट्रू है, मतलब जब तक ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो फॉल्स का नॉट मतलब ट्रू है, तब तक लूप चलता रहे। और जैसे मैं क्रॉस का बटन दबाऊंगा ये फंक्शन रिटर्न करेगा ट्रू, उससे कि ये फॉल्स बन जाएगा और व्हाइल लूप एग्जिट कर जाएगा और यहाँ पे GLFW टर्मिनेट फंक्शन कॉल हो जाएगा और पूरा प्रोग्राम शट डाउन हो जाएगा। इस लूप के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं। इसको मैं एक बार यहाँ पे जो सेट हो रखी है इसको मैं अपने हिसाब से सेट करना चाहूंगा। मैं पहले करता हूँ इवेंट हैंडलिंग। इस चीज को सिंपली बोलते हैं इवेंट हैंडलिंग। सेकेंड चीज होगी क्लियर। थर्ड पार्ट होता है रेंडरिंग, जो अभी हम यहाँ पे कोड लिखेंगे इस जगह पे। और जो फाइनल चीज है उसको बोलते हैं डिस्प्ले या स्वैप बफर। इस चीज के बारे में बताऊंगा, क्लियर के बारे में बताऊंगा, और ये जो पोल इवेंट्स करके लिखा है इसके बारे में बताता हूँ। इवेंट हैंडलिंग क्या होती है, जब भी तुम कोई भी गेम बना रहे हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, कीबोर्ड और माउस का यूज होता है इनपुट्स को लेने के लिए। तो उन इनपुट्स को लेने के लिए इवेंट हैंडलिंग होती है। जैसे मैंने W की प्रेस की तो किसी गेम में कुछ मॉडल आगे बढ़ रहा है, कार आगे बढ़ रही है, S की तो बैकवर्ड हो रही है, माउस को चेंज किया, पोजीशन चेंज की तो कैरेक्टर मूव हो रहा है, उसकी लाइक पोजीशन चेंज हो रही है, कुछ भी हो रहा है। तो उस चीज को बोलते हैं इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग के लिए हमें एक फंक्शन कॉल करना पड़ता है। फंक्शन बेसिकली क्या करता है, जिस तुम लाइक की प्रेस करे जाते हो, माउस मूव होता रहता है, तो सारी चीजें ना रिकॉर्ड करता रहता है। वो सारी चीजें हमें फिर बाद में जाके देता है और हम उस चीज को यूज कर सकते हैं। तो ये फंक्शन अगर मैं कॉल करूंगा नहीं तो मैं इवेंट हैंडलिंग नहीं कर पाऊंगा। उसको, इस फंक्शन को आगे थोड़ा सा और समझेंगे। सेकेंड चीज है
GL क्लियर करके GL कलर बफर बिट। इससे पहले बफर क्या होता है ये जान लेते हैं, ठीक है। बफर बेसिकली क्या होता है, सेगमेंट ऑफ मेमोरी विद इन अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू होल्ड द डेटा बीइंग प्रोसेस्ड। मेमोरी लोकेशन होती है जो एक प्रोग्राम के लिए असाइंड होती है। इस केस में जो हम बफर की बात कर रहे हैं वो होता है तुम्हारा जो स्क्रीन है। अभी मैंने जो बफर साइज लिया है जो मेरी स्क्रीन साइज के बराबर होएगा 800 इंटू 600 पिक्सल्स। इस विंडो के अंदर जितने भी पिक्सल्स होंगे उनके लिए मेमोरी असाइंड होती है, तो वो मेरा बफर साइज है। तो उन्हें मैं हर लूप जब कॉल होता है क्लियर करता रहता हूँ। इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं कि मैं किस कलर से स्क्रीन को क्लियर करूंगा। बेसिकली अभी हो रहा है ब्लैक से, मैं कलर डिफाइन कर सकता हूँ। उसके लिए फंक्शन है GL क्लियर कलर। इसमें तुम्हें RGB वैल्यू डालनी पड़ेगी। मैं अभी रेड डाल देता हूँ। जो फोर्थ आर्गुमेंट होता है तुम्हारे अल्फा होता है, इसको ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं कि तुम्हारी स्क्रीन कितनी ट्रांसपेरेंसी होगी, वो भी आगे मैं बता दूंगा। इसको भी बंद कर देता हूँ, फुल ट्रांसपेरेंसी दिखाता हूँ। अभी क्या हुआ, जो तुम्हारी विंडो हो रही है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड से क्लियर हो रहा है। इसको चेंज कर दूंगा तो अब कुछ और कलर आ जाएगा। तो इसको तुम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, तो तुम चाहते हो क्लियर हो। मैं बेसिकली इसको हल्का सा ग्रे सा लगता हूँ। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम रेंडरिंग करते हैं। इस बीच में जो भी तुम्हारे मॉडल्स होते हैं, जितनी भी चीजें होती है, सीन होता है, पूरा यहाँ पे रेंडर होता है। और फाइनली क्या होता है, स्वैप बफर्स। इस चीज को बोलते हैं डबल बफरिंग, फ्रंट एंड बैक बफर। इस चीज के बारे में समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है। आज की वर्कशॉप में बेसिकली हम थोड़ी सी थ्योरी के बारे में ज्यादा जानेंगे और कल के दिन हम कोडिंग ज्यादा करेंगे, क्योंकि जो थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है जानने के लिए। क्योंकि अगर मैं वो बताऊंगा नहीं ना तो तुम्हें फिर लगेगा कि यार ये चीज हो क्या रही है, इसका मतलब है क्या। तो मेन बात यही है कि सबसे पहले ये समझ लो हो क्या रहा है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो डबल बफरिंग, डबल बफरिंग क्या होती है, द यूज ऑफ मल्टीपल बफर्स। मल्टीपल बफर्स का यूज करते हैं। बफर से भी बताया था, मेमोरी वो होती है, मेमोरी सेगमेंट होता है, मेमोरी जो असाइंड होती है। डबल बफरिंग क्या होती है, अगर डबल बफरिंग का यूज नहीं करेंगे तो क्या होता है। सिंगल बफरिंग का मतलब क्या हो गया, एक मेमोरी लोकेशन है, उसी को हम रीड कर रहे हैं, उसी पर राइट कर रहे हैं। अगर तुम रियल टाइम में गेम खेल रहे हो तो होता क्या है, जो तुम्हारे बफर्स होते हैं वो बहुत एक सेकंड में लाइक मिलियंस ऑफ टाइम्स रीड होते हैं, राइट होते हैं, रीड होते हैं, राइट होते हैं। और बफर्स का बेसिकली मतलब क्या हो गया, तो जो तुम्हारी स्क्रीन है, स्क्रीन पे जो डिस्प्ले करने के जो पिक्सल्स होते हैं, उस पिक्सल्स को मेमोरी असाइंड होती है। हर पिक्सल की वैल्यू होती है RGB। तो RGB वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी असाइंड होती है, उनको बफर्स बोलते हैं। डबल बफरिंग में क्या होता है, हम दो बफर्स का यूज करते हैं, बैक बफर और फ्रंट बफर। बैक बफर में हम राइट करते हैं, तो होता क्या है, रेंडरिंग होती है जो बैक बफर में होती है। जैसे पूरा फ्रेम रेडी हो गया, पूरा फ्रेम रेंडर हो गया, उसको हम पूरी जो होता है उसको स्वैप कर देते हैं, मतलब मेमोरी को डुप्लीकेट कर देते हैं सामने वाले बफर पे, फ्रंट बफर पे। तो मेमोरी फ्रंट बफर पे जाती है और जो फ्रंट बफर होता है उससे रीड होता है डेटा, और वो तुम्हारी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। और उसी टाइम पे जो तुम्हारा बैक बफर होता है उस पर हम वापस से ओवरराइट करना चालू कर देते हैं। उससे होता क्या है, जो तुम्हारी स्क्रीन टीयरिंग की प्रॉब्लम आती है ना, वो हट जाती है। गेम्स में सेटिंग होती है ट्रिपल बफरिंग, डबल बफरिंग, सिंगल बफरिंग। अगर तुम सिंगल बफरिंग करोगे ना, स्क्रीन टीयरिंग पे प्रॉब्लम आती है। होता क्या है, सेम टाइम पे तुम्हारा रीड राइट सेम बफर से होता है, तो कभी कभार पिक्सल्स खराब हो जाते हैं। तो डबल बफरिंग से ग्राफिक क्वालिटी काफी ज्यादा इंक्रीज होती है, मेमोरी ऑब्वियसली ज्यादा यूज होगी, जो कि हम दो सेपरेट बफर्स का यूज कर रहे हैं, बट ग्राफिक क्वालिटी बढ़ जाती है। तो हम भी बेसिकली डबल बफरिंग का यूज कर रहे हैं। फाइनल चीज जो बताई थी कि लूप जैसे ही मैं क्रॉस पे वो कर दूंगा बटन, बाहर आ जाएगा, JLFW टर्मिनेट कॉल हो जाएगा, सारी मेमोरी जो इनिशियलाइज थी वो डीएलोकेट हो जाएगी। यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार पूछ लो, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। ये बॉयलर प्लेट कोड समझ लो, एक बार बता दो। और यहाँ तक समझ में आ गया तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दो।
ओके, तो सिर्फ सानिध्य को समझ में आया, बाकी सबको नहीं आया? बाकी सब सो तो नहीं गए ना? हम्म, बाकी सब भी लिख दो, नहीं आया तो बता दो, सौरभ रवि क्योंकि अभी तक काफी बेसिक पार्ट ही क्लियर हुआ है। अभी कोडिंग तो बेसिकली हमने चालू भी नहीं किया, अभी तो हमने कोड कॉपी करके पेस्ट किया था। कोडिंग तो चालू करेंगे, तो सो मत अभी, इंपॉर्टेंट और चलो एक कॉम्प्लेक्स काम पार्ट करते तो हैं, इनको आना 2 जरूरी है। मिनट का ब्रेक देते हैं, थोड़ा हाँ, पानी 2 मिनट वगैरह को पी लें, वेट करते हैं, फ्रेश हो जाओ। कुछ इंटरेक्शन करते हैं, कुछ और बातें बताओ। हाँ। एक बार सर ग्लू कैसे पेश करनी है बता दो। अच्छा, एक बार मैं बता देता हूँ वापस से। जो डाउनलोड, एक बार मैं डाउनलोड फोल्डर खोल लेता हूँ। सर रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, कर सकते हैं? हाँ, आई गेस रिकॉर्डिंग हो रही होगी। ओके सर। जो JLEW लाइब्रेरी डाउनलोड हुई थी, इसमें 3 फोल्डर्स के अंदर जाना है। सबसे पहले इंक्लूड फोल्डर, इंक्लूड फोल्डर के अंदर जो GL फोल्डर है उसको कॉपी करना है एज इट इज। जो एक्सटर्नल लिब्स करके फोल्डर बनाया था, उसके अंदर 2 सब फोल्डर्स बनाए थे, ग्लू और JLW करके। ग्लू के अंदर भी 2 फोल्डर बनाए थे, इंक्लूड और लिब करके। इंक्लूड के अंदर उसको पेस्ट कर देना है। सबसे पहला पार्ट तो ये हो गया। सेकंड, वापस जाना है, लिब के अंदर रिलीज 64 के अंदर जो फाइल थी उन्हें कॉपी करना है, वापस एक्सटर्नल लिब्स JLW लिब के अंदर पेस्ट कर देना है। और थर्ड पार्ट जो था, बिन के अंदर जाना है, रिलीज 64.dll फाइल मिलेगी, इसे कॉपी करना है। ये इंपॉर्टेंट है। इसको, जो तुम्हारे 2 फोल्डर बनते हैं, हेलो ट्रायंगल करके फोल्डर है, इसके अंदर एक और फोल्डर बनेगा सेम नाम से, उसके अंदर तुम्हारी मेन फाइल होगी, वहां पे उसको कॉपी कर देना है। ये हो गया। और कोई डाउट? अगर नहीं हुआ क्लियर तो दोबारा पूछ लो, कोई इश्यू नहीं है। हाँ हाँ, अनम्यूट कर लो सर। बाकी सब लोग भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, अदरवाइज लिख दो एक बार कि क्लियर है या क्या। एक बार आइडिया मिल जाए, सबको साथ में लेके चलना है। और जो साथ साथ लिंक कर रहा है और जो कर रहा है कोड, एक बार वो भी बता दो कि उनका रन हो रहा है नहीं हो रहा, विंडो क्रिएट हुई है नहीं हुई। कोई कर रहा है यहाँ पे साथ में इंटर्न? नो सर। चलो कोई बात नहीं, इसके बाद जाके ट्राई करना, कोई भी इशू होगा पूछ लेना, चाहे तो कल की वर्कशॉप से पहले पूछ लेना, अदरवाइज तुम ग्रुप पे मैसेज डाल देना, ग्रुप में तो होंगे ही सब लोग। तो अगर कॉलेज हाँ, ग्रुप मतलब पे कल की मैसेज डाल छुट्टी है। देना, वरना मुझे पर्सनली भी DM कर सकते हो, मैं अपना नंबर दे दूंगा वर्कशॉप एंड करने से पहले एक बार। चलो अब वो बहुत देर से पढ़ रहे हो, चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लो सब लोग। कुछ हाँ, पानी कॉफी कुछ भी लेना तो कराओ, 5 मिनट का ब्रेक। कुछ इंटरेक्शन करने कोई डाउट तो पूछ लेना, थर्ड ईयर सेकंड ईयर सब है। कोई भी ऑफ टॉपिक डाउट तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, कुछ भी, मतलब जरूरी नहीं है कि ओपन जेल से रिलेटेड डाउट हो, कुछ भी डाउट हो पूछ लो। 7:35 पे कंटिन्यू करेंगे आगे। हम्म।
और भाई तुम में से गेम कौन कौन खेलता है? मैं कौन सा खेलते हो ब्रो? वैलोरेंट? एक बार सब चैट बॉक्स पबजी? पे ही लिख दो कि मतलब कौन कौन से गेम खेलते हो, इतना तो कर ही सकते हो। कौन कौन हॉस्टलर है? वैलोरेंट कौन कौन खेलता है? वैलोरेंट पिंग नहीं कौन आ कौन रही होगी सब खेलता है, लोग और की। पीसी गेम कौन कौन खेलता है, किसी को चाहिए हो तो मेरे से ले लेना, काफी सारे गेम्स पड़े हैं मेरे पास हाँ, कौन सा पीसीस के खेल लिए। दो, क्या खेल दो बताओ तू। रात को रूम वैलोरेंट पे आ जाना, सब लोग मिलके खेलेंगे। आज तो 17 है भाई मेरा। पबजी पीसी कोई खेलता है? खेलता है तो बताओ यार, पबजी पीसी कौन खेलता है? फ्री हो गया अब तो पबजी पीसी डाउनलोड कर लो सब लोग। हाँ मैंने कृतांक भी खेलता। कृतांक कौन सी खेलता? अच्छा, क्या बात, ज्यादा गंदा नहीं है क्या गेम खेलने वाले? मैंने कल से लगता है तो कोडिंग वाले आ गए हैं। कौन से ईयर से हो सौरभ आप? सेकंड ईयर। ओके ओके। एंड कृतांक? कृतांक सोने चला गया। आप लोग कौन सा गेम खेलते हो खेलते हो तो? मैं थर्ड ईयर। ओके, मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग कोई गेम खेलते हो तो कौन सा खेलते हो? यार सीरियस देख, तो रहना, मैंने सीरियस मैंने रहना। बहुत सारे गेम खेले, मतलब मैं बेसिकली ना जो ट्रिपल ए गेम्स होते हैं ना वो खेलता हूँ। अब रेड डेड रिडेम्पशन हो गया, रेसिडेंट इवल हो गया, रेसिडेंट इवल के सारे पार्ट्स खेल रखे हैं मैंने, 3 2, विलेज आया था 7, अच्छा, और फार क्राई हो गया, फार क्राई 3 4 5 6 का भी वेट कर रहा हूँ। रेसिडेंट इवल के आपके पास पड़े होंगे सेटअप्स? हाँ विलेज पड़ा है मेरे पास, मैं बता देता हूँ अभी। मेरे पास विलेज पड़ा है, 3 पड़ा है, हाँ अच्छा, ये अभी तो 7 भी होएगा मेरे पास। आप हॉस्टलर हो? हाँ हाँ, ओके। और भी भाई गेम्स पड़े हमारा हैं। आदित्य सर है ना भाई, ये खेलते हैं भाई गेम बहुत सारे। वैलोरेंट में रेडिएंट है, ये रेडिएंट। अगर फार क्राई चाहिए फार क्राई भी मिल जाएगा, होराइजन जीरो डॉन, डेज गॉन, कंट्रोल, शैडो ऑफ टॉम रेडर पड़े हैं मेरे पास काफी। रेसिडेंट इवल का एक बार दे देना। ठीक है। किसी को कुछ डाउट्स नहीं है? अगर डाउट्स है तो एक बार पूछ लो, वरना फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। सो कंटिन्यू करते हैं एक बार। अभी तक
एक बार हम देख लेते हैं कि हमने वर्कशॉप में अभी तक क्या क्या किया। हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ा, ग्लू क्या होता है, JLFW क्या होता है, बफर्स क्या होते हैं, डबल बफरिंग क्या होती है, विंडो कैसे क्रिएट करते हैं बेसिकली सी प्लस प्लस में। ये जो विंडो होती है ये तुम्हारी कंसोल होता है, इससे अलग होती है। तो तुम नॉर्मली VS कोड में यूज करते होगे या नॉर्मली कोड ब्लॉक्स में यूज करते हो, कंसोल विंडो खुलती है, और जो तुम्हारी विंडो होती है उसको रेंडरिंग विंडो बोलते हैं। यहाँ पे तुम्हारे 3D 2D ग्राफिक्स रेंडर होते हैं। तो इसको सी प्लस प्लस में कैसे क्रिएट करते हैं शायद तक किसी को पता नहीं होगा पहले, बट आज तुमने जान लिया है कि ऐसी विंडो कैसे क्रिएट करते हैं। अभी तक हमने JLFW का काम इस्तेमाल किया था। हमने सच बताऊं तो हमने OpenGL का अभी तक एक कोड भी नहीं लिखा है। OpenGL की कोडिंग अब चालू होगी, क्योंकि OpenGL का कोड जब लिखेंगे जब विंडो क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि हम रेंडरिंग किस पे करेंगे, विंडो पे। विंडो क्रिएट हो चुकी है, अब हम कोड लिखेंगे OpenGL का। OpenGL का कोड लिखने के लिए हमें GLEW लाइब्रेरी जो इंक्लूड की थी उसको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, लिंक की थी उसको इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पे। glue.h। अब एक चीज समझना, हम OpenGL का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं उसे हमें बताना पड़ेगा ग्लू को, कि हम ये पर्टिकुलर वर्जन यूज कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर वर्जन यूज कर रहे हैं। अगर तुम्हारे ग्राफिक कार्ड अभी अपडेटेड होंगे तो उसमें 4.6 वर्जन होगा ही होगा। अगर तुम बहुत लो एंड पीसी यूज कर रहे हो, बहुत पुराना 10 साल पुराना, तो उसमें बेसिकली 4.6 वर्जन नहीं होएगा। बट अभी हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हम कौन सा वर्जन यूज करने वाले OpenGL का। 4.6 जो आई गेस सभी के सिस्टम में अवेलेबल होगा, उससे हायर वाले भी हो सकते हैं, बट 4.6 तो होगा ही होगा। तो अभी हम 4.6 यूज करेंगे। वो बताने के लिए हमें बेसिकली 3 या 4 कमांड्स लिखने पड़ते हैं। जो 4.6 है उसमें जो 4 होता है उसको मेजर वर्जन बोलते हैं, 6 को माइनर वर्जन बोलते हैं। कमांड है JLFW विंडो हिंट। इसके अंदर एक हिंट और एक उसकी वैल्यू पास करनी पड़ेगी। हिंट क्या होता है, एक तरीके से इनम मान लो, इनमरेशन। JLFW कंटेक्स्ट वर्जन मेजर, इसकी वैल्यू होगी 4, क्योंकि हम OpenGL का 4.6 वर्जन यूज कर रहे हैं। इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ पे, वर्जन माइनर 6। ये 2 कमांड लिखना काफी इंपॉर्टेंट है, और ये 2 कमांड विंडो क्रिएट होने से पहले लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विंडो जो क्रिएट होगी वो उस पर्टिकुलर OpenGL वर्जन को सपोर्ट करने के लिए क्रिएट होती है। सो अगर तुम यहाँ पे वर्जन बदल दोगे, विंडो क्रिएट कर दोगे, उसके बाद तुम कुछ ऐसा कमांड रन करोगे जो वो सपोर्ट करता ही नहीं है, तो वो नहीं हो पाएगा। और एक और लास्ट फंक्शन है सेम JLFW विंडो हिंट। इसमें हम डिफाइन करेंगे हम OpenGL कौन सा वाला यूज करने वाले हैं। अभी तो वर्जन डिफाइन किया था। बेसिकली OpenGL के 2 और सब टाइप होते हैं, एक होता है क्लासिकल OpenGL और एक होता है मॉडर्न OpenGL। इन दोनों को भी कुछ समझने का नहीं है सच। क्लासिकल वाला जो था, जो थोड़ा पहले यूज होता था 2014-13 से पहले वाले गेम्स में, अभी मॉडर्न OpenGL का यूज हो रहा है। तो हम बस सिंपली JLFW को इतना बताएंगे कि हम मॉडर्न OpenGL का यूज कर रहे हैं। उसके लिए हमें कमांड लिखना पड़ेगा JLFW OpenGL प्रोफाइल, और बतानी पड़ेगी हम कौन सी प्रोफाइल यूज कर रहे हैं। प्रोफाइल मतलब हम OpenGL का कौन सा वाला पार्ट, क्लासिकल वाला पार्ट या मॉडर्न वाला पार्ट यूज करने वाले। JLFW OpenGL, ये आ गया कोर प्रोफाइल। ये चीज होगी। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, कुछ एरर तो नहीं आ रहा। अभी तक कोई एरर नहीं है, ठीक है। इसके बाद विंडो क्रिएट करने से पहले हम विंडोज की कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं कि हम विंडो रिसाइजेबल चाहते हैं नहीं चाहते, विंडो में हम मिनिमाइज बटन चाहते हैं नहीं चाहते। ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, विंडो क्रिएट करने से पहले बतानी होती है। मैंने यहाँ पे क्लियर कलर के समय वैल्यू बताई थी, अल्फा वैल्यू। ये अल्फा वैल्यू क्या करती है, ट्रांसपेरेंसी बताती है डिस्प्ले की। तो उसी विंडो जो है, जो हमारी ट्रांसपेरेंट हो सकती है नहीं हो सकती, उसकी भी प्रॉपर्टी पहले डिफाइन करनी होगी। तो एक बार उसको भी कर देते हैं।
सेम कमांड होता है glw विंडो हिंट, glfw ट्रांसपेरेंट फ्रेम बफर, और इसको कर देंगे 1 मतलब ट्रू। इसको रन कर लेते हैं एक बार। अब नीचे यहाँ पे क्लियर कलर में जो लास्ट वाली वैल्यू है, इसको अगर मैं 0 कर दूंगा तो देखना क्या होता है। ये तो स्क्रीन हो गई, ये ट्रांसपेरेंट हो गई, दिख रहा होगा तो पूरी स्क्रीन ट्रांसपेरेंट हो गई, पीछे का पूरा पार्ट दिख रहा है। अगर मैं जो यहाँ पे फंक्शन है इसको कमेंट आउट कर दूंगा तो तुम देखना अब ट्रांसपेरेंट नहीं होगी। सी, तो विंडो क्रिएट करने से पहले प्रॉपर्टी डिफाइन करनी होती है, विंडो क्रिएट करने के बाद करोगे तो इससे कुछ मतलब नहीं होगा, उसके कुछ चेंजेस नहीं होंगे। विंडोज की प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी, ओपन जीएल का वर्जन बता दिया, ठीक है, एक दो प्रॉपर्टी जैसे ट्रांसपेरेंट फ्रेम बफर ये बता दिया, उसके बाद ये वाला कोड समझा दिया था। इसके बाद अभी तक हमने जो GLEW लाइब्रेरी है उसका यूज नहीं किया, उसका यूज आएगा अब। जैसे ही हम कंटेक्स्ट बता देंगे, मतलब विंडो बता देंगे कि हम इस पर्टिकुलर विंडो पर एंटरिंग करने वाले हैं, उसके बाद हमें GLEW को भी इनिशिएट करना पड़ेगा। उसके लिए सिंपल सा कोड लिखना है, GLEW एक्सपेरिमेंटल इज इक्वल्स टू ट्रू। GLEW init फंक्शन कॉल कर दिया। इस पे भी एक बार चेक लगा लेते हैं, ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा अगर लाइब्रेरी सही से लिंक नहीं हुई है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और सही से हो गई है तो ट्रू रिटर्न करेगा। if GLEW init is not is equals to GL okay, हम सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा लेंगे, GLEW not initialized, और GLEW जो विंडो बनाई थी हमने उसको टर्मिनेट कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। यहाँ तक अभी तक कोई एरर दिखा नहीं है, इसका मतलब जो हमारी GLEW लाइब्रेरी थी वो भी लिंक हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कंटेक्स्ट जो विंडो क्रिएशन के बाद ही लाइब्रेरी को लिंक कर सकते हैं। GLEW विंडो क्रिएशन से पहले करके फिर पूछेगी कि लाइब्रेरी बेसिकली किस रेंडरिंग कंटेक्स्ट में लिंक कर रही है। तो पहले हमें विंडो बनानी पड़ेगी, विंडो बनाने के बाद उसको करंट कंटेक्स्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद GLEW जो बेसिकली हमारा ओपन जीएल है उसको लिंक करना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को क्योंकि ये पार्ट भी थोड़ा ट्रिकी था, सो एक बार पूछो। आगे कंटिन्यू करो। कोड देखें तो हमने एक विंडो, दो लाइब्रेरीज को लिंक किया, अभी हमने कुछ रेंडरिंग करी नहीं है, रेंडरिंग करना आप स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इस प्रोग्राम मोटिव था वो था एक ट्रायंगल को रेंडर करना। अब रेंडर करने से मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। ओपन जीएल में बेसिकली ओपन जीएल किसी भी गेम की बात कर ले, उसमें जो तुम्हारा सीन होता है ना वो ट्रायंगल से ही मिलके बना होता है। उसको मैं एक बार खुद डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ मेरे इंजन से।
ये एक मॉडल है, इसके आसपास एक लाइट सोर्स रोटेट कर रहा है। तुम देख रहे होगे पूरा मॉडल छोटे छोटे ट्राइंगल से मिलके बना हुआ है। हर जगह दिखेंगे ये सारे ट्राइंगल्स ही हैं। सो गेम में होता क्या है, पूरे गेम का जो सीन होता है, जैसे वापस चलाता हूँ मैं। ये बेसिकली ये पूरा सीन है, ये ट्राइंगल से मिलके बना हुआ होता है। और इन ट्राइंगल्स के जो जिन कोऑर्डिनेट से मिलके बने होते हैं उन्हें हम डिफाइन करते हैं। उन कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हें एक वर्टेक्स, उन्हें एक एरे बोलते हैं, वर्टेक्स एरे। वो वर्टेक्स बहुत सारे प्रोसेस जो बताए थे रेंडरिंग पाइपलाइन के 9 प्रोसेसेस थे, उनको भी डिस्कस करेंगे। उन 9 प्रोसेसेस के थ्रू पास होता है, उसके बाद हमें एक रेंडर्ड इमेज दिखती है स्क्रीन पे। So, हमें करना क्या है, गेम में होता क्या है, पूरा गेम आता है कोऑर्डिनेट्स का, उस एरे को पास करता है शेडर्स से, 9 प्रोसेसेस से, उसके बाद जाके तुम्हारा एक फाइनल सीन रेंडर होता है स्क्रीन पे। तो अभी हम एक रेंडर करने वाले हैं, तो हमें जरूरत पड़ेगी सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट्स की, 3 वर्टिसेस की। एक फंक्शन में लिख रहा हूँ, वॉइड ए ट्रायंगल। यहाँ पे जो वेरिएबल है जीएल फ्लोट बेसिकली कुछ ही नहीं है, ये एज अ फ्लोट ही काम करता है। बट ओपन जीएल में हम जो भी डेटा टाइप्स का यूज करते हैं उसके आगे प्रीफिक्स में जीएल होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है करना। मैं एक एरे बना रहा हूँ वर्टिसेस करके। इसमें हम पॉइंट्स डालेंगे। उससे पहले मैं तुम्हें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ओपन जीएल का वो भी समझा देता हूँ। ये तुम्हारी स्क्रीन है, जो भी हमने एलोकेट किया है 800 इंटू 600, तो इसको मान लो x जो विड्थ है स्क्रीन की, y जो हाइट है। जो तुम्हारा मिड वाला पॉइंट होता है वो होता है 0,0। इसके जस्ट अबव जो पॉइंट होएगा ये वाला, दिस 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 दिस, ये होते हैं ये x 0 हो जाता है यहाँ पे, y हो जाएगा 1, और जो z होता है वो ऐसा होता है। स्क्रीन के अंदर पॉजिटिव z, स्क्रीन के बाहर नेगेटिव z। ये z एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव y, नेगेटिव y, z इनसाइड द स्क्रीन पॉजिटिव, आउटसाइड द स्क्रीन नेगेटिव। जो भी हम पॉइंट्स डिफाइन करेंगे वो x, y और z कोऑर्डिनेट्स में डिफाइन करेंगे, और उन पॉइंट्स को एक एरे में स्टोर कराएंगे। अभी तक सिंपली ये समझना है। और जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो स्क्रीन की जो साइज, जैसे जो विड्थ है y, तो यहाँ पे जो 1 लिखा है ना, ये 0,0 है। y विड्थ है, यहाँ हमने ली थी 600, तो यहाँ पे 300 ऊपर है, 300 नीचे। तो अगर हम ट्राइंगल कुछ ऐसा बनाना चाह रहे हैं स्क्रीन पे, तो इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स होंगे -1, -1 और 0। इस साइड होएगा 1, -1, 0, और ये वाला कोऑर्डिनेट होएगा 0, 1, 0। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऐड करते हैं 0, 1, 0, -1, -1, 0, 1, -1 और 0।
ये हमारा एरे बन चुका है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट या कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में नहीं आया तो एक बार पूछ लो, क्योंकि पूरे ओपन जेएल में तुम चाहे जितना बड़ा से बड़ा मॉडल लोड करोगे जिसमें मिलियंस ऑफ वर्टिसेस होगी, कोऑर्डिनेट सिस्टम सेम रहने वाला है जो मैंने भी बताया था। तो किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो। आगे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने 1 क्यों लिखा है, यहाँ पे 300 क्यों नहीं लिखा, 200 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो 1 है बेसिकली उस स्केल अप स्केल डाउन को डिफाइन करता है। अगर हम स्क्रीन की साइज बढ़ा देंगे और उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे 0.5 लिख दूंगा तो पॉइंट जो 5 होगा ये डिपेंड करेगा इस पे, वाई कोऑर्डिनेट पे। अभी 1 लिखा था वो 300 था, 0.5 कर दूंगा तो वो 150 हो जाएगा। यहाँ तक डाउट्स? नो सर। ओके, आगे बढ़ने से पहले अब दो चीजें समझते हैं, VAO वर्टेक्स एरे ऑब्जेक्ट्स और वर्टेक्स बफर ऑब्जेक्ट्स। जो कि जो डेटा है इस डेटा को हमें सेंड करना है जीपीयू में। ये डेटा बेसिकली जाएगा जीपीयू की VRAM में। VRAM क्या होती है? वीडियो मेमोरी। ग्राफिक कार्ड में सुना होगा 2GB, 3GB, 4GB, 6GB, 8GB, 11GB वीडियो मेमोरी। वीडियो मेमोरी को जो हमारे जो वर्टिसेस होंगे जो भी मॉडल के, चाहे एक सिंपल सा 2D ट्रायंगल कंसिडर करें जिसमें 3 वर्टिसेस होती है, या फिर एक कॉम्प्लेक्स सा मॉडल जिसमें मिलियंस ऑफ वर्टिसेस हैं, सारे फाइनली जाके स्टोर्ड होते हैं तुम्हारी ग्राफिक कार्ड की वीडियो मेमोरी में। जितनी ज्यादा वीडियो मेमोरी होगी उतना हाई क्वालिटी तुम मॉडल या सीन रेंडर कर पाओगे। अभी जो हम सीन रेंडर कर रहे हैं उसमें सिर्फ 3 वर्टिसेस हैं, एक सिंपल यहाँ पे ट्रायंगल सा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारे गेम होते हैं वो जो एक सीन होता है ना उसमें मिलियंस ऑफ वर्टिसेस होती है। वो मिलियंस ऑफ वर्टिसेस जाके तुम्हारी VRAM में स्टोर होती है। उन वर्टिसेस पे फिर तुम्हारी रेंडरिंग पाइपलाइन आती है, तुम्हारी सीरीज ऑफ प्रोसेसेस के थ्रू वो पास होती है वर्टिसेस, और फाइनली जाके एक रेंडर एक इमेज रेंडर होती है स्क्रीन पे, एक फ्रेम रेंडर होता है स्क्रीन पे। तो ये जीपीयू के अंदर हम जीपीयू की प्रोग्रामिंग करना चालू कर रहे हैं। अभी तक जो भी कोड लिखा था ये पूरा कोड सीपीयू पे रन हो रहा है। अब जो भी हम बात करेंगे वो जीपीयू से रिलेटेड करेंगे, क्योंकि फाइनली हम रेंडरिंग करेंगे जीपीयू पे। सो बेसिकली हम जीपीयू की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीजों का समझना जरूरी है, VAO और VBO। VAO क्या होते हैं? वर्टेक्स एरे ऑब्जेक्ट is an OpenGL object that stores all the state of needed to supply vertex data। जो तुम्हारा वर्टेक्स डेटा है उसके इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, उसके फॉर्मेट को स्टोर करता है। अभी वर्टेक्स डेटा में तुमने देखा होगा हमने सिर्फ पोजीशन ले रहे हैं, ये सारी क्या है? पोजीशन है। आगे जाएंगे ना तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती है। हर एक वर्टेक्स का कलर भी ऐड होता है, हर एक वर्टेक्स के टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हर एक वर्टेक्स के नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जो लाइटिंग जब हम ऐड करेंगे हमारे गेम इंजन में, जब हमें हर एक वर्टेक्स की 6 से 7 प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना होता है। सो प्रॉपर्टीज के फॉर्मेट को हम VAO में डिफाइन करते हैं। VAO is designed to store the information for a complete rendered object. In our example, that is a triangle consisting of 3 vertices. अभी जो हम एग्जांपल जो कंसीडर कर रहे हैं वो एक ट्राइंगल है, तो उसमें जो VAO है वो बेसिकली एक एरे है जिसमें 3 वर्टिसेस हैं। सेकंड चीज VBO, वर्टेक्स बफर ऑब्जेक्ट। वर्टेक्स बफर ऑब्जेक्ट क्या होता है? मेमोरी बफर होता है जो तुम्हारी हाई स्पीड मेमोरी ऑफ योर वीडियो कार्ड, जो तुम्हारी VRAM होती है, उसके अंदर होता है। उसके अंदर जो तुम्हारी एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो स्टोर होते हैं। VAO में क्या होता है? फॉर्मेट स्टोर होता है। VAO के अंदर होता है VBO। VAO के अंदर मल्टीपल VBOs हो सकते हैं। VAO एक होता है, अगर तुम्हारा एक मॉडल है उसका एक VAO होएगा, उस मॉडल के फिर तुम्हारे 4-5 VBOs हो सकते हैं। एक VBO तुम्हारी कोऑर्डिनेट्स को बता रहा होगा, दूसरा VBO कलर्स को बता रहा होगा, तीसरा टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स, चौथा VBO तुम्हारा नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स को बताएगा। सो इन VBOs के अंदर हम डेटा को फॉर्मेट करते हैं और स्टोर करते हैं।
तो हमें VBOs बनाने पड़ेंगे। अब मैं 2 ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, GL uint करके। GL uint क्या है? GL तो प्रीफिक्स था, uint क्या है? अनसाइंड इंटीजर, VAO, VBO। OpenGL में जब भी हम काम करते हैं, जो भी OpenGL के हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, उनको एक स्पेसिफिक आईडी एलोकेट होती है। अगर मैं तुम्हारी ग्राफिक कार्ड की मेमोरी में कुछ मतलब मेमोरी में कुछ स्पेस चाहता हूँ, स्पेस एलोकेट करना चाह रहा हूँ, तो जो स्पेस ऐसा बफर में एलोकेट होती है, मतलब मैं चाहता हूँ 16 बिट का एक बफर मिल जाए, 32 बिट का एक बफर मिल जाए, वो बफर की एक आईडी होती है जो डिफाइंड होती है। तो सारा OpenGL होता है जो आईडीज के ऊपर काम करता है। वो आईडीज क्या होती है? एक अनसाइंड इंटीजर होता है। तो हमने 2 आईडीज बनाई है अभी, VAO करके और VBO करके। इन आईडीज को हम जनरेट करेंगे। आईडीज को कैसे जनरेट करना है? एक फंक्शन है GL gen vertex arrays। इसके अंदर हमें साइज डालनी पड़ेगी कि हम कितने वर्टेक्स एरे जनरेट करना चाह रहे हैं, और उसका एक एरे, तो एक करना चाह रहे हैं, और इसकी यहाँ पे आईडी VAO। हमने एक VAO को जनरेट किया। बेसिकली जो कोड है जो तुम्हारे ग्राफिक कार्ड में एक VAO को स्पेसिफाई करता है, वर्टेक्स एरे ऑब्जेक्ट। जो इस VAO में तुम तुम्हारे जो मॉडल ट्राइंगल जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उसके वर्टेक्सेस के फॉर्मेट को डिफाइन करोगे। सेकेंड चीज है इस VAO को बाइंड करना। मतलब बाइंड करने का मतलब है कि इसको अब तुम यूज कर रहे हो, जनरेट तो कर लिया, इसको अब तुम यूज कर रहे हो। GL बाइंड वर्टेक्स एरे, उसमें तुम पास कर दोगे उसकी आईडी VAO। VAO क्रिएट हो गया। अब मैंने बताया था VAO के अंदर तुम्हारे मल्टीपल VBOs हो सकते हैं। अभी हम सिंगल VBO पे काम करेंगे क्योंकि हमें एक सिंपल सा ट्रायंगल डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हमें VBO को जनरेट करना पड़ेगा। सेम सिंपल सा कोड होता है, GL जनरेट बफर। हमें एक बफर क्रिएट करना है और पास कर देंगे आईडी एज अ रेफरेंस। इस अब जो बफर क्रिएट किया हम इस बफर को यूज कर रहे हैं, तो उसको भी हमें बाइंड करना होगा। अगर मल्टीपल बफर से तो होता क्या है, एक बफर क्रिएट किया, उसको बाइंड किया, उसके अंदर डेटा भरा, उसको अनबाइंड किया, फिर दूसरे को बाइंड किया, उसके अंदर डेटा भरा, फिर उसको अनबाइंड किया, फिर दूसरे को बाइंड किया। अभी सिंगल का यूज कर रहे हैं तो सिंगल बार लिखना पड़ रहा है, GL बाइंड बफर। इसके बाद अब इस VBO के अंदर हमारा जो डेटा था, ये जो डेटा है हमारा, उसको हम ट्रांसफर करेंगे। उसको ट्रांसफर कैसे करना है? GL बफर डेटा करके एक फंक्शन होता है। इसमें हम बताएंगे कि हम कौन से बफर में डालना चाह रहे हैं। हम एरे बफर में डालना चाह रहे हैं। ये जो वर्टिसेस जो एरे बनाए उसकी साइज कितनी है वो बताएंगे, साइज ऑफ वर्टिसेस। सेकंड जो एरे है उसको पास करेंगे वर्टिसेस। और थर्ड चीज जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो डिफाइन करेंगे कि हम इस एरे को या इस वर्टेक्स बफर ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करना चाह रहे हैं, स्टैटिकली या डायनेमिकली। स्टैटिकली क्या होता है, तुमने एक बार डेटा भर दिया, तुम्हारा एक मॉडल तैयार हो गया, उस मॉडल का डेटा को तुम बाद में कभी चेंज नहीं करोगे, तो तुम उसको स्टैटिकली यूज कर रहे हो। डायनेमिकली यूज करना क्या होता है? डायनेमिकली यूज जब होता है जब तुम्हारा जो डेटा होता है, ये जो डेटा है, ये इसकी साइज कम ज्यादा होती रहेगी। अभी 3 है, कभी 4 वर्टिसेस हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, कम हो रही है। ये काम आता है वाटर सिमुलेशन में। वाटर सिमुलेशन का जो वर्टेक्स बफर ऑब्जेक्ट बनता है वो डायनेमिकली बनता है, क्योंकि उसमें वो चेंज होता रहता है वेव्स के अकॉर्डिंग। जो नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं वो चेंज होती रहती है उसमें। अभी एक सिंपल सा ट्रायंगल डिस्प्ले करना है तो हम यहाँ पे स्टैटिक यूज करेंगे।
तो हमें डिफाइन करना होगा GL स्टैटिक ड्रॉप। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? एक बार पूछो, जो कि ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कि VAO क्या होते हैं, VBO क्या होते हैं, और अभी तक किसी को समझ में नहीं आया तो मैं वापस बता दूंगा। ओके साहिल आगे कितना बचा अभी? मैम, अभी लाइक आज का जो टारगेट था वो तो अभी पूरा नहीं हो पाएगा ड्यू टू टाइम बाउंडेशन। ओके बट अभी के लिए इतना कर सकते हैं, क्योंकि आज लाइक मेन फोकस था थोड़ा थ्योरी के ऊपर ज्यादा। कल वाली वर्कशॉप में इसको थोड़ा कवर अप कर दूंगा मैं। ठीक है, कल की थोड़ी एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब हाँ, अभी कल की रैप कर extend दो, कर सकते थोड़ा बहुत कुछ बचा है वो रैप करके। नहीं, अभी के लिए कोई Because- डाउट डन है है। किसी के तो वो देख लेते हैं, हाँ, टीम कर लेते हैं। हाँ बाकी कल because आज कंटिन्यू करेंगे बच्चे भी इसको अच्छे थक से। गए होंगे ना, कॉलेज था कल से, ये तो थोड़ा हाँ, कल कंटिन्यू extend करते हाँ, हैं। अभी तक के जो डाउट्स हैं वो एक बार पूछ लो। VAO और VBO अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो एक बार पूछ लो। सर वो VAO VBO फिर से बता दीजिए। वापस से बताता हूँ। अच्छा, VAO क्या होता है? जो तुम कोई भी मॉडल जो तुम्हारे गेम में है, उस हर एक मॉडल का, चाहे तुम्हारे वो एक ट्री हो गया, एक बर्ड हो गई, एक कार हो गई, हर एक मॉडल बेसिकली क्या होता है? सेट ऑफ वर्टिसेस होते हैं जो आपस में मिलके एक उस मॉडल को क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने अभी दिखाया था मेरे एग्जांपल में, जो एक मॉडल था वो ट्रायंगल से मिलके बना हुआ है, उसपे बहुत सारे वर्टिसेस हैं, 10,000 मिलियंस बिलियंस में हो सकते हैं। तो हर एक जो मॉडल होता है उस पे डिफाइंड होता है VAO, वर्टेक्स एरे ऑब्जेक्ट, जो उस पूरे मॉडल की सारी वर्टिसेस के फॉर्मेट को डिफाइन करता है। ठीक है, उसके अंदर एक चीज होती है वर्टेक्स बफर ऑब्जेक्ट। वर्टेक्स बफर ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है वर्टिसेस की, उस मॉडल की, कि उसके XYZ कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसको एक VBO में स्टोर करा लिया। हर वर्टिसेस के कलर क्या होगा, उसे एक सेकंड VBO में स्टोर करा लिया। टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स जो आगे हम जानेंगे क्या होता है, उसे स्टोर करा लिया। तो बेसिकली VAO VBO क्या करते हैं? हर एक मॉडल के डेटा को डिफाइन करते हैं, उसके अंदर होता है। और जो VBO होता है वो बेसिकली तुम्हारी VRAM के अंदर जाता है, जो तुम्हारा डेटा को स्टोर करता है। ओके सर। एनी मोर डाउट्स? डाउट नहीं है तो एक बार क्लियर लिखो फिर चैट में, ताकि समझ में आ जाए कि सब लोग सुन भी रहे हो। ऑल्सो एक चीज बताओ, कल का सेशन फिर इसी सेम टाइम रखे या थोड़ा शिफ्ट करना है? बिकॉज कल कॉलेज की तो छुट्टी है, आई गेस सब कॉलेज वाली है यहाँ। साहिल पहले तुम बताओ। मैं तो कंफर्टेबल हूँ लाइक शाम को, या अगर जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस 5:30 हाँ, थोड़ा पहले अर्ली रख सकते हैं। ऑडियंस बताओ, 5:30 सही है या 6:30 ही रखनी है? आई गेस कल सेकेंड ईयर की लॉन्ड्री भी है, तो उस हिसाब से बता दो हॉस्टलर्स को, लाइक तुम्हें दिक्कत ना 4:30 आए। 5:30 होती है लॉन्ड्री, 4:30 से 6:30 6:30 6:30 तक होती है, तो हाँ, उस 6:30 हिसाब तक से होती है, बता तो दो। थोड़ा पहले चले जाना लाइक हो तो। कल तो छुट्टी है, कॉलेज नहीं है, उसकी टेंशन तो नहीं होगी आई गेस। बिकॉज फिर तुम शाम के टाइम रखोगे तुम थक जाओगे शाम तक, तो इतना ग्रैब नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ 5:30 is fine. 5:30 ओके। बाकी लोग भी प्लीज बता दो। सानिध्य, रवि, निशांत, मानस, लव। 5:30 ठीक है। 5:30 ओके। साहिल वर्क्स फॉर यू? हाँ, श्योर, 5:30। ओके कूल, देन विल मीट एट 5:30। बाकी ग्रुप लिंक सबके पास है? कोई अगर ग्रुप में ना हो तो प्लीज बता दो, उसको ग्रुप लिंक भेज देंगे, बिकॉज कल की मीट का लिंक उधर ही आएगा। व्हाट्सएप और मैं अपना नंबर भी शेयर कर लेता हाँ हूँ, व्हाट्सएप। अगर किसी को हाँ कोई भी डाउट हो
लाइक एक बार देख लिया हो, बाद में तुम उसको प्रैक्टिस करोगे, सो कुछ भी दिक्कत हो तो पूछ लेना मुझसे, मैं नंबर शेयर कर देता हूँ। बाकी सूर्य सर और मेरा तो नंबर आपके पास होगा ही, पोस्टर्स में था, सो कोई भी इश्यू था हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कूल देन, डन फॉर टुडे। किसी का कोई डाउट नहीं है तो लीव कर सकते हो। गुड नाइट। इसकी रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी? हम अवेलेबल करा देंगे ब्रो, विल चेक, अगर वो सही से रिकॉर्ड हुई होगी तो अपलोड करके हम शेयर कर देंगे। ओके, या थैंक यू। वेलकम।